A very good morning to all my dear friends. So welcome once again in my YouTube channel Bilginder Study Circle. My dear friends, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स जो थी हमने डिस्कस की थी. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Part 5 of Indian Constitution. So part 5 of the Indian Constitution जो है, it deals with the union और सेंट्रल गवर्नमेंट. सो पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम, अगर हम यूनियन की बात करें, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में consists of president, the vice president, prime minister, and council of ministers, and attorney general. These are the parts of the यूनियन एग्जीक्यूटिव. अगर आपको पूछा जाए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो उसमें आएगा हमारा प्रेसिडेंट. इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who is the executive head of the state, considered as the executive head of the state. Article 53. According to Article 53 of the Indian Constitution, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज कंसिडर्ड टू बी एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. जो है प्रेसिडेंट को कंसिडर किया जाता है, बट ही इज नॉट द रियल हेड. वी कैन से he is not real head, but nominal head. Because real head is prime minister along with council of ministers. वैसे तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 53 में कहा गया है कि ही इज कंसिडर्ड टू बी एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. बट एग्जीक्यूटिव हेड तो है, बट वो सिर्फ नाम का है. बट जो रियल पावर लाइज करती हैं, वो लाइज करती हैं हमारी कैबिनेट में, हमारे प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, डिप्टी मिनिस्टर्स, से सब इसी का पार्ट है. बिकॉज प्रेसिडेंट अपनी जो भी पावर्स यूज़ करता है, चाहे वो उसकी लेजिस्लेटिव पावर हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो सारी पावर्स वो यूज़ करता है. फाइनली साइन उसी के होते हैं, बट उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है, वो एडवाइस लेनी पड़ती है. किसके एडवाइस पे करेगा? अपनी मर्जी से नहीं, बट ऑन द एडवाइस, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये आपको याद रखना है. प्रेसिडेंट इज नॉट द रियल हेड, बट ही इज द नॉमिनल हेड, टिट्यूलर हेड, नाम का हेड है, बट रियल पावर, रियल हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो प्रेसिडेंट को
आर्टिकल 53 के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कहा गया है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है ही इज कंसिडर, किसको कंसिडर किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। बट अगर आपका क्वेश्चन आएगा सिंपली अगर पूछा जाता कि हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, रियल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, देन आंसर आपका प्रेसिडेंट ही रहेगा। बट अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है हु इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट, देन योर आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? सो आर्टिकल 53 कहता है कि दे प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड है, और उसी के साथ में आर्टिकल 52 कहता है, और इट सेज दैट दे शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। They should be president of India. Okay, and he is considered to be as the head of the executive, head of the state, not the government. Now next one. Now next one is the election of the president. ऑफ इंडिया। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, उसको डायरेक्टली जो है इलेक्ट किया जाता है। बट इंडिया में कंडीशन डिफरेंट है। इन इंडिया वी नो दैट जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। उनकी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, by the elected members of the state legislative assemblies and union territories having legislative assemblies, as well as the elected members of the parliament, that means of both the houses. Only elected, not nominated members. Nominated members की यहाँ पे कोई भी participation नहीं होती है। We can say that president is elected indirectly. Indirectly means वहाँ पे people of the country, जैसे यूजुअली एमएलएज और एमपीज के इलेक्शंस में हम लोग खुद वोट करते हैं। एवरी सिटीजन हु हैज द राइट टू वोट, और जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है वो सभी वोट करते हैं। वो होगी डायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जैसे हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, एमपीज, एमएलएज हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोग वोट करेंगे। सो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द elected members of the state legislative assemblies, जिनको हम एमएलएज बोलते हैं, and union territories having जिनका having legislative assembly, जिसमें legislative assembly होगी, सिर्फ वही यूनियन टेरिटरीज, नॉट ऑल यूनियन टेरिटरीज, having legislative assembly। तो कौन कौन सी एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज हमारी जो हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, कौन कौन सी पार्टिसिपेट करेगी? दिल्ली, पुडुचेरी एंड नाउ J&K UT। These three UTs, पहले दिल्ली और पुडुचेरी थी, नाउ J&K जो है यूटी कन्वर्ट की गई है आफ्टर 2019, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। सो इसमें जो है इनडायरेक्टली जो सिर्फ जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स किसके? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और यूनियन टेरिटरीज के। जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जिनमें नहीं है उनमें नहीं, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं। एंड
elected members of parliament or both house. ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे. वन थिंग इज क्लियर कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, जैसे राज्यसभा में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स. 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट यस जब प्रेसिडेंट की रिमूवल होती है, इम्पीचमेंट होती है अंडर आर्टिकल 61, उसमें इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड सभी पार्टिसिपेट करते हैं, ये याद रखिएगा. बट इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होंगे या फिर पार्लियामेंट के होंगे. और स्टेट में भी जहाँ पे बाईकैमरलिज्म है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वहाँ पे भी सिर्फ एमएलएज ही वोट करेंगे, एमएलसीज वोट नहीं करते हैं. जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं दे आल्सो डू नॉट पार्टिसिपेट, एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एमएलसीज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स स्टेट लेवल पे, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में. एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो इंडियन पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविज़न है, पहले लोकसभा में भी था 2 मेंबर्स का, बट अब वो एबॉलिश कर दिया गया है. अब सिर्फ 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो जो हैं nominated members, they also do not participate in the election process of the President of India. Clear? Now next one, जो MLAs और MPs जो वोट करते हैं उनकी वैल्यू ऑफ वोट क्या रहता है. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं स्टेट PCS, UPSC, CDS एग्जाम्स में, इवन एट द अदर लोकल एग्जाम्स. नाउ अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है उसके वोट की क्या वैल्यू रहती है, ये आप याद रखिएगा. इसके वोट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, total population of the state divided by total number of elected members in the state legislative assembly, that is MLAs, multiplied by 1/100. So this is the formula. जो वैल्यू ऑफ वोट एक MLA जो वोट करता है उसकी वैल्यू क्या रहती है. एक MLA की वोट की वैल्यू टोटल जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, जैसे मैं अपनी स्टेट की एग्जांपल लूँ, जम्मू कश्मीर की एग्जांपल लेता हूँ. अगर यहाँ का जो MLA है उसकी वोट की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट की, जम्मू कश्मीर की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, टोटल नंबर ऑफ MLAs जो 90 MLAs है एट प्रेजेंट, डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट के MLA की वोट की वैल्यू जो होगी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो वी नो कि जैसे यूपी के जो MLAs होंगे उनकी वोट की वैल्यू एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर
अदर स्मॉल स्टेट्स लाइक सिक्किम, गोवा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनकी वैल्यू एमएलएस के वोट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी. सो वी कैन से दैट the value of vote of an MLAs of different states is not equal in the election of president. This is very important. That means value of vote of an MLA of different states in India is not equal, is not equal in the election process of the president. Clear? That means जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी डेफिनेटली वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स भी वहाँ एमएलएज भी उतने ही ज़्यादा होंगे. दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमएलएस की वोट जो है वो इक्वल नहीं रहती, अनइक्वल है. अब इस केस में क्या है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनके वोट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, दिस इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ all MLAs of all states divided by total number of elected members of parliament. सो एक एमपी की जो वोट की वैल्यू रहती है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स. दैट मीन्स जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूटीज, तो उनके जो टोटल वैल्यू रहेगी एमएलएस की स्टेट से, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ स्टेट्स, सभी एमएलएस के वोट्स को उनकी मतलब काउंटिंग मिला के, एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और जो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे दोनों हाउसेस में एक्सक्लूडिंग 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को बाहर निकाल के, जो हमारे टोटल स्ट्रेंथ रहेगी उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे. किसके साथ? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, जितने भी एमएलएज हैं उन सब का वोट्स को ऐड करके कंबाइन, सभी स्टेट्स की वो कंबाइन प्लस नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स को डिवाइड करके वो वैल्यू बनती है हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी के वोट की, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इन केस ऑफ एमएलएज के वोट से. सो वी कैन से कि सेम प्रोसीजर रहेगा सभी एमपीज के वोट का. तो यहाँ पे जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन रही वो क्या रही, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जो वैल्यू ऑफ वोट है दैट इज इक्वल फॉर ऑल एमपीज, बट एमएलएज में ऐसा नहीं था. सो वी कैन से वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपीज, सभी एमपीज की इज इक्वल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एमएलएस के केस में अनइक्वल है, बट एमपीज के केस में
जो वैल्यू ऑफ वोट है सभी एमपीज की वो सेम रहती है। क्लियर? तो ये था प्रोसेस कि किस तरह से इनकी इलेक्शन होती है, और इसी के साथ में जो मेथड ऑफ इलेक्शन रहता है, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या रहता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड by proportional through proportional representation by means of single transferable vote। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस व्हाट? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो है, जैसे जो मेंबर्स, जो सीट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, वही नो कि वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो फॉलो किया जाता है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए जो है, और सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। दैट मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हर एक की रिप्रेजेंटेशन रहती है, हर एक सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन रहती है। एंड इसी में अगर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है? इट इज नोन टू बी एज द प्रेफरेंस वोटिंग। इट इज कॉल्ड प्रेफरेंस वोटिंग। सपोज अगर तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन कंटेस्ट करने में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, देन इन दैट केस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड को फॉलो करके फर्स्ट पास द फर्स्ट, दैट मीन्स दोनों में से जो भी ज़्यादा वोट गेन करेगा वो विनर हो जाएगा। बट इफ देर आर मोर देन 2 कैंडिडेट्स, सपोज इफ देर आर 3 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट, बी एंड सी, ए बी एंड सी, अब यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस बेस पे वोटिंग करेगा, चाहे वो एमएलए है चाहे एमपी है, सपोज। ठीक है, अगर उसने इसको दी फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको दी सेकंड प्रेफरेंस, इसको दी थर्ड, दूसरे कैंडिडेट ने इसको सेकंड दी, इसको फर्स्ट दी, इसको थर्ड दी, और इसी बेसिस पे जो है वोटिंग की जाती है। देन काउंटिंग की जाएगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कितने जो मेंबर्स हैं उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर फर्स्ट काउंटिंग फेज में ही किसी एक कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए, देन ही और शी इज डिक्लेयर्ड विनर। अगर ऐसा नहीं होता है, देन अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और रिपीटिशन में क्या होगा? जिसको सबसे कम प्रेफरेंस आई होगी उसको रिमूव किया जाता है, जो बचे हुए 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट्स होंगे अगेन उनके लिए वोटिंग करवाई जाएगी बाय फॉलोइंग सेम प्रोसेस, टिल देन किसी को भी मेजॉरिटी ना मिले। क्लियर? क्लियर? दिस इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेफरेंस वोटिंग होती है, यहाँ पे जैसे मैंने वोट किया, ए कैंडिडेट को मैंने दी फर्स्ट प्रेफरेंस, बी को दी सेकंड, सी को दी थर्ड, तो डेफिनेटली मेरी वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा किसको गई? ए को। इसी तरह जो है वोटिंग होती है हर मेंबर की। सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें हर एक की रिप्रेजेंटेशन होती है हर सेक्शन की, ओके, हर मेंबर की, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड जो है फॉलो किया जाता है। क्लियर? एंड ओथ की बात करें तो प्रेसिडेंट की ओथ जो है conducted by Chief Justice of India, CJI. It is conducted by Chief Justice of India. And in his absence, any person appointed by him. Maybe जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो यूजुअली इसकी जो ओथ कौन कंडक्ट करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एब्सेंस में कोई भी अदर पर्सन जिसको अपॉइंट किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जज या फिर हाई कोर्ट का। और इसी के साथ में
नेक्स्ट हमारा जैसे इसकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहती है, एलिजिबिलिटी। एंड वन मोर थिंग, इन केस ऑफ जो इलेक्शन डिस्प्यूट रहता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, ये कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसको सॉर्ट आउट करेगा, इस प्रोसेस को। नाउ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है? फर्स्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। as well as must not be member of any house, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। आप पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो। जैसे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, स्टेट का जो स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जहां एमएलएज और एमएलसीज होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। और उसी के साथ में मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा का क्वालिफाई करने के लिए क्या होता है? वहाँ तो सिंपली 25 ईयर्स एज होनी चाहिए ऊपर, सिटीजन ऑफ इंडिया, यही सारी कंडीशंस रहती हैं। बट यहाँ पे एज का डिफरेंस है, 35 ईयर्स होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर में 30 ईयर्स है। और ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, must not hold any office of profit। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स किसी भी स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे किसी भी जॉब पे अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी और वर्क में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। और इसके साथ में ही ऑल्सो he is entitled with allowances, privileges, salary, as determined by parliament। और उसकी जो सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो भी उसको दिए जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो वो डिसाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड वन मोर थिंग, हिज सैलरी, अलाउंसेस जो है cannot be diminished, diminished मीन कम नहीं हो सकते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो प्रेसिडेंट वी नो इन इंडिया, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए उसको, 5 साल के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो 5 साल तक जो भी रहेगा उसको जो भी अलाउंसेस दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएगी, प्रिविलेजेस जो उसको मान सम्मान दिया जाएगा, वो सब पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। और उसी के साथ साथ उसकी जो सैलरीज, जो अलाउंसेस हैं, वो कम नहीं किए जा सकते हैं, रिड्यूस नहीं किए जाते हैं उसके ऑफिस ऑफ टेन्योर, उसके मतलब जितना उसका 5 ईयर्स का टेन्योर हो।
ओके, सो इसी टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपने आज ये इसको एंजॉय किया होगा, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।